नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं कंस्ट्रक्शन जायंट एल&टी से, जिनका डेटा सेंटर तमिलनाडु के कांचीपुर में अभी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गया है और अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर इनके द्वारा पहला डेटा सेंटर ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये डेटा सेंटर तमिलनाडु का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर होगा। जब तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में इन्होंने इसको लेकर एमओयू साइन किया था, तब उस समय बताया गया था कि इसकी कैपेसिटी 90 मेगावाट की होगी, जहां पर 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इनके द्वारा की जाएगी और कई सारे फेजेस में एल&टी के द्वारा इसको डिवाइड किया गया है। अभी 12 मेगावाट का डेटा सेंटर यहाँ पर तैयार हो चुका है और जिस बिल्डिंग में बना है उसकी कैपेसिटी आगे बढ़ाकर 30 मेगावाट के आसपास कर दी जाएगी, जबकि बची हुई 60 मेगावाट की कैपेसिटी के लिए नई यूनिट्स इसके बगल में इनके द्वारा सेटअप की जाएंगी। अभी ये हाइपर स्केल का डेटा सेंटर है, जहाँ पर एंड टू एंड डेटा सर्विसेज और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशंस इनके द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे और कुल मिलाकर 1100 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों वाधवान पोर्ट के लिए जीएन पोर्ट अथॉरिटी ने एक रिवाइज्ड मॉडल अडॉप्ट कर लिया है और इसके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि कंपनीज को अट्रैक्ट कर वाधवान पोर्ट के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। दोस्तों, थोड़ा सा इसका मैं आपको बैकग्राउंड समझाऊं तो आज से कुछ ही दिन पहले जीएन पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया गया था इस पोर्ट को लेकर, जहां पर ड्रेजिंग, ऑफशोर रिक्लेमेशन और शोर प्रोटेक्शन के ऊपर काम स्टार्ट होना था। कंपनीज के द्वारा यहाँ पर उनका रिस्पॉन्स तो सबमिट कर दिया गया है, लेकिन वो चाहते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन मॉडल में कुछ चेंजेस किए जाएं, क्योंकि हमारे देश के पोर्ट सेक्टर में सच कोई प्रॉपर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल नहीं है जिसके बेसिस पर इस पोर्ट को डेवलप करने की बात की जा रही है। जबकि रोड सेक्टर में ये मॉडल सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है और बहुत सारे रोड्स का कंस्ट्रक्शन इसी मॉडल से किया जा रहा है। तो हाईवे मॉडल की तरह ही सेम मॉडल यहाँ पर जीएन पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा वाधवान पोर्ट के लिए अडॉप्ट किया जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, इसके चलते होगा ये कि इस प्रोजेक्ट के जितने भी रिस्क और ऑब्लिगेशंस होंगे वो दो पार्टीज के बीच डिवाइड हो जाएंगे। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर पब्लिक कंपनी की होंगी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी की भी होने वाली है। देखते हैं कि अभी इसको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा वाटर मेट्रो के प्लान अनवेल कर दिए गए हैं और उनका कहना है कि कर्नाटका की कोस्टल सिटी मैंगलोर में भी वाटर मेट्रो को चलाया जाएगा। दोस्तों, वाटर मेट्रो के कंसेप्ट को भारत में भी अच्छी खासी रिकॉग्निशन मिल रही है। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई थी और अब कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड इसके ऊपर काम कर रहा है। इनिशियल प्लान के अकॉर्डिंग नेशनल वाटरवे 74 और नेशनल वाटरवे 43 यहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे, जिसमें गुरुपुरा और नेत्रवती रिवर इस्तेमाल होगी। 30 किलोमीटर का रूट पहले फेज में प्लान किया जा रहा है, जिसमें नेत्रवती रिवर के बजाल को गुरुपुरा रिवर पर बने मारावूर ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाएगा। 17 स्टेशन भी इस कॉरिडोर में बनाए जाएंगे, जिसमें सुमेश्वर टेम्पल, कुलाल, न्यू मैंगलोर पोर्ट इस तरह के एरियाज को जोड़ दिया जाएगा। कोची के बाद ही हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट वाटर मेट्रो नेटवर्क हो सकता है। अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट की जाएगी, जहां पर इसका डिटेल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मार्केट पोटेंशियल, ऑपरेशन स्ट्रेटजीज और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट जैसी सभी चीजें असेस की जाएंगी और उसी के बेसिस पर डिसाइड होगा कि ये काम आगे बढ़ता है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से है, जहाँ पर दोस्तों इसकी अभी एक और स्टेज बनकर तैयार हो गई है और 12 नवंबर को इसकी स्टेज को पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्योंकि काफी बड़ा एक्सप्रेसवे है जो बहुत सारी स्टेट से पास होता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन अपने आप में काफी डिफिकल्ट टास्क है और क्योंकि कई सारी स्टेट से पास होता है तो एक सिंगल स्टेज में पूरे एक्सप्रेसवे को ओपन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में काम काफी तेजी से हो रहा है जबकि कुछ स्टेट्स में काम काफी धीरे हो रहा है। 1350 किलोमीटर में से अभी 594 किलोमीटर का पार्ट ओपन हो चुका है और अभी पहली बार दिल्ली का हिस्सा इसको ओपन किया जा रहा है। ये एक एलिवेटेड कॉरिडोर है जो कि आगरा कैनाल और गुड़गांव कैनाल के ऊपर से पास होता है। दोनों के ऊपर एक एक ब्रिज भी यहाँ पर बनाया गया है। ओखला विहार और बाटला हाउस जैसे जो कंजेस्टेड प्लेसेस हैं उनको भी ये पास करता है। डीएनडी फ्लाईओवर से कनेक्ट करने के लिए एक डाउन यार्ड रैम्प भी यहाँ पर बनाया गया है और एक बार जब ये ओपन हो जाएगा तो एनएचए का मानना है कि मथुरा रोड तो ट्रैफिक फ्री बनी जाएगा, साथ साथ सोना, फरीदाबाद, पलवल इन सिटीज की तरफ ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स के लिए एक अल्टरनेट रूट सामने आएगा। अगली दोस्तों अपडेट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली से है, जिन्होंने भारत में भी उनकी प्रेजेंस को और बढ़ा दिया है और अब हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में उन्होंने एक फ्लैगशिप कैंपस को ओपन कर दिया है। दोस्तों, ये कैंपस मॉर्गन स्टैनली का ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस है, जिसको आप एक टाइप का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी कह सकते हैं। गोरेगांव के इंटरनेशनल बिजनेस पार्क के ओब्रोए गार्डन सिटी में इसको सेटअप किया गया है और 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया में फैला है, जो कि मॉर्गन स्टैनली के मल्टीपल वर्किंग मेथड्स को सपोर्ट करेगा। और दूसरे सेंटर इतना बड़ा है कि यहाँ पर एक सिंगल टाइम में 8,500 के आसपास लोग काम करेंगे और यूजुअली इस तरह की चीजें आपको आईटी कैंपस में देखने को मिलती है, जबकि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में तो 200-400 लोग ही काम करते हैं। मुंबई में अभी इनके जितने भी और सेंटर्स हैं उन सब के ऑपरेशंस को यहीं पर कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट डेटा सेंटर फर्म नेक्स्ट्रा से है, जिन्होंने अभी एक और डेटा सेंटर की अनाउंसमेंट कर दी है और ये इनका बिगेस्ट डेटा सेंटर होगा जो कि तेलंगाना कैपिटल सिटी हैदराबाद में बनकर तैयार होना है। दोस्तों, नेक्स्ट्रा के बारे में मोस्टली सब जानते ही होंगे क्योंकि ये नेक्स्ट्रा की एक सब्सिडरी कंपनी है। अभी नेक्स्ट्रा के द्वारा भारत में 12 लार्ज और 120 एज डेटा सेंटर्स को ऑपरेट किया जाता है, जिनकी कुल मिलाकर कैपेसिटी 200 मेगावाट के आसपास है। लेकिन इस सिंगल डेटा सेंटर की कैपेसिटी भी 200 मेगावाट के आसपास होने वाली है,
हाइपर स्केल का डेटा सेंटर होगा। 40 एकड़ लैंड इसके लिए हैदराबाद में उन्होंने एक्वायर कर ली है, जहां पर वो AI पावर्ड स्मार्ट सेंस प्लेटफॉर्म को डिप्लॉय करेंगे उनकी सर्विसेज के लिए। और मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अगले दोस्तों अपडेट हमारे सेमीकंडक्टर सेक्टर से है, जहां पर दोस्तों इंडियन सेमीकंडक्टर फर्म टिज़ोल्व के द्वारा जर्मन कंपनी ड्रीम टेक टेक्नोलॉजीज को एक्वायर कर लिया गया है और इसके थ्रू अभी उनकी ग्लोबल आउटरीच और एक्सपांड हो पाएगी। दोस्तों इंडियन कंपनी सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग का काम करती है और इस एरिया में अपना अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। अभी सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में ओवर कैपेबिलिटीज को ऐड करने के लिए ही इस जर्मन कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है, जिसके चलते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमोटिव, डेटा सेंटर और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के एरिया में सिस्टम ऑन चिप डिजाइन की कैपेबिलिटी इनके पास में आ जाएगी, जिसके लिए जर्मन कंपनी जानी जाती है। और क्योंकि इस जर्मन कंपनी के पास यूरोप में 4 डिलीवरी लोकेशंस भी हैं जिनको ये अभी ऑपरेट करते हैं, तो वो नेटवर्क भी अभी इस इंडियन कंपनी के अंडर में आ जाएगा और इवेंचुअली यूरोप में इनकी जो रीच है और जो कस्टमर बेस है वो और ग्रो ही होगा। 400 करोड़ रुपीज़ की कैश डील है जो कि अभी साइन हो चुकी है। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर से है, जहाँ पर दोस्तों BBMP के द्वारा बेंगलोर टनल प्रोजेक्ट को लेकर डीपीआर अभी फाइनलाइज कर दी गई है और फाइनली आप कह सकते हैं कि बेंगलोर की ट्रैफिक प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बड़ा स्टेप चल दिया गया है। दोस्तों जब बात आती है ट्रैफिक की, तो बेंगलोर पूरी दुनिया में दी वर्स्ट सिटी मानी जाती है और इस प्रॉब्लम को बेंगलोर के लोकल्स के अलावा एंटरप्रेन्योर्स और जो बिजनेसमैन है वो लगातार रेज करते आए हैं। फाइनली अब उनको कुछ रिलीफ देखने को मिलेगी। ये 6 लेन की रोड टनल नॉर्थ में हेबल से स्टार्ट होकर साउथ में सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन तक जाएगी। 18 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी, जिसमें मेकरी सर्कल, रेस कोर्स रोड और लालबाग इन 3 प्लेसेस पर इंटरचेंजेस भी बनाए जाएंगे। दोनों एंड्स पर 2-2 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए जाएंगे ट्रैफिक को कम करने के लिए। और BBMP के द्वारा बताया गया है कि जस्ट 3 महीनों के अंदर अंदर ही उन्होंने इसकी डीपीआर तैयार कर दी है और ऑलमोस्ट 9.5 करोड़ रुपीस डीपीआर के ऊपर ही खर्च किए गए हैं। 14.7 मीटर के डायमीटर की टनल बोरिंग मशीन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि यूजुअली भारत में बहुत कम इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि एक मेट्रो टनल के लिए ऑलमोस्ट 6 मीटर के डायमीटर वाली TBM का इस्तेमाल होता है। चाइना या फिर यूरोपियन कंट्री से इस मशीन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 16,500 करोड़ रुपये का खर्च यहाँ पर आने वाला है और अभी क्योंकि इसकी डीपीआर तैयार हो गई है तो होपफुली जल्द यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी लॉन्च किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रेलवे के कुछ कोचेस और ट्रेन को लेकर रेल ऑफिशियल्स के द्वारा कुछ प्रोग्रेस हमारे सामने रखा गया है और यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि पहले कार्गो लाइनर और वंदे भारत कार्गो ट्रेन दोनों प्रोटोटाइप के ऊपर अच्छा खासा काम हो चुका है। दोस्तों थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में बताऊं तो कार्गो लाइनर एक टाइप के डबल डेकर कोचेस होंगे, जिसमें अपर डेक पैसेंजर्स के लिए होगी 46 लोगों की इसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी, जबकि लोअर डेक कार्गो और पार्सल के लिए होगी 6 टन की इसकी भी कैपेसिटी बताई जा रही है। RCF कपूरथला के द्वारा इसकी डिजाइनिंग की गई है और डिजाइन अभी अप्रूव हो चुका है। 2 ट्रेन को अभी प्रोटोटाइप के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिनकी कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर पैनलिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क का काम चल रहा है। 16 से 20 कोच वाली ट्रेन होगी जिनको सिलेक्टेड रूट्स पर टेस्ट किया जाएगा। जबकि बात करें वंदे कार्गो ट्रेन के बारे में तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऑपरेट हो पाएंगे और ये भी अगेन एक 16 कोच वाली ट्रेन होगी। और रेल ऑफिसर्स का कहना है कि इसको बनाया ही इस तरीके से जा रहा है कि आगे चलकर अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस भी किए जा सकेंगे। अभी देखना ये है कि कब तक इनको हमारी रेलवे से रोल आउट करती है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पुश करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 3 और नई पॉलिसीज को भी लॉन्च कर दिया गया है और इसके थ्रू सेमीकंडक्टर, ड्रोन और डेटा सेंटर्स इन 3 एरियाज को टारगेट किया जाएगा। दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार 30% कैपिटल सब्सिडी देने वाली है उन कंपनीज को जो कि आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर के एरिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लैंड, पावर और टैक्स बेनिफिट्स भी इनके द्वारा यहाँ पर दिए जाएंगे। डेटा सेंटर पॉलिसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट को किक स्टार्ट करने की बात की गई है। 200 मेगावाट से ऊपर की डेटा सेंटर कैपेसिटी यहाँ पर टारगेट की जा रही है। जबकि ड्रोन पॉलिसी के अंतर्गत कुरनूल को एक ड्रोन हब बनाने की बात की गई है। 1000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट और 15,000 डायरेक्ट जॉब्स का यहाँ पर टारगेट सेट किया गया है। 20 के आसपास ड्रोन पायलट इंस्टीट्यूशन और 50 नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर इस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पर बनकर तैयार होने हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ के अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।